हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर मैक्सर क्लासेस। और आज का टॉपिक या आप कह लो कि आज का वेरी इम्पॉर्टेंट जो है क्लास होने वाला है, जिसमें हम डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन अपने में इजी भी है और थोड़ा सा टफ भी है, वो डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन स्किल कैसी है। ठीक है, दो चीज़ों पे ध्यान देना है, कैलकुलेशन एंड प्लस अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग तो सब में ज़रूरी है, बट कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मैटर करता है। और दूसरा, मैं अपने उसमें बोलता हूँ कि डेट भी मैटर करता है, कि डेट आपने ध्यान रखना है कि डेट क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा उस चीज़ को। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, अगर आपसे कोई पूछे कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, तो आप कहोगे डेप्रिसिएशन एक तरीके का एक्सपेंस होता है। अगर एक्सपेंस होता है तो इसे भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सपेंस तो मान लिया, चलिए एक्सपेंस है, बट कैसा एक्सपेंस? आप बताओगे कि सर नॉन कैश चार्जेस एक्सपेंस, नॉन कैश चार्जेस। अब ये भी मुझे नहीं समझ में आया कि भाई नॉन कैश चार्जेस क्या होता है। नॉन कैश चार्जेस एक ऐसा चार्जेस जिसके बदले आपको कोई पे नहीं करना पड़ता, कोई पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, उसको कहते हैं आपको नॉन कैश चार्जेस। और जिसके बदले आपको पे करना पड़ता है वो होता है आपका कैश चार्जेस। तो डेप्रिसिएशन को हम नॉन कैश चार्जेस में बोलते हैं, क्योंकि इसके बदले हम किसी को कोई पे नहीं करते। तो फिर क्या होता है ये? तो अगर आप इसमें देखो, डेप्रिसिएशन को अगर हम हिंदी वर्ड में अगर चेक करें तो इसको कहते हैं हिंदी में मूल्य ह्रास। यानी ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो मूल्य, मूल्य का मतलब होता है वैल्यू, ठीक है, और ह्रास का मतलब होता है कमी होना, यानी वैल्यू में कमी या गिरावट कह लो या डिक्रीज कह लो। ठीक है ना, आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी कह सकते हैं जो आपको बेटर लगे। तो ये क्या करता है? वैल्यू में कमी करता है। कौन सी वैल्यू में, ये भी बता दो सर, किस चीज़ की वैल्यू में? तो किस चीज़ का मतलब यहाँ पर है फिक्स एसेट की वैल्यू में। अब ये फिक्स एसेट का मतलब क्या है? फिक्स एसेट में आपने सिर्फ ध्यान देना है टेंजिबल एसेट पे। ठीक है, यानी टेंजिबल एसेट की वैल्यू को क्या कर देता है? कम कर देता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि टेंजिबल एसेट क्या होता है। तो टेंजिबल एसेट जिसको हम देख सकते हैं, सीन एंड टच। ठीक है, ये दो तरीके से आप इसको समझ सकते हो, सीन एंड टच, जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। जिसमें आपका एग्जाम्पल आ जाता है मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, कार हो गया, ट्रक हो गया, बिल्डिंग हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारे आपके टेंजिबल फिक्स एसेट है। ठीक है, तो इनटेंजिबल का क्या? अच्छा, मैंने यहाँ पर लैंड नहीं लिखा क्योंकि लैंड की वैल्यू डिक्रीज़ नहीं होती, हमेशा इंक्रीज़ होती है। इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। तो शायद आपको ये चीज़ पल्ले पड़ गई है कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, लेकिन मतलब से तो काम नहीं चलेगा, हमें थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल में चलना है। तो उसको हम इसमें, दूसरा सवाल होता है, पहले तो ये क्या है, व्हाट, यानी क्या होता है, ये तो आपने पढ़ लिया। ठीक है ना, हम इसे क्यों लगाते हैं ये भी ज़रूरी है। व्हाट का मतलब तो आपको मैंने बता दिया, वाई, क्यों लगाते हैं डेप्रिसिएशन, करना क्या है इसका, तो ये भी बात यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। सपोज़ करिए आपने 1 अप्रैल को 2018 एक मशीन खरीदा जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। ठीक है, अब आप बताइए, क्या ये मशीन 2022 में 1 लाख रुपए की होगी? मेरा सवाल ये है, क्या ये 1 लाख की होगी? आप कहेंगे नहीं सर, ऐसे कैसे हो जाएगी, क्योंकि ये मशीन हो गई है पुरानी और ये 3 साल तक यूज़ में भी की गई है, तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू तो डाउन रहेगी। लेकिन अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग
जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमारा एक प्रिंसिपल फॉलो होता है जिसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि हम हमेशा एसेट को पुरानी वैल्यू पे ही दिखाते हैं, ठीक है। यानी 2022 में भी हमारे अकाउंटिंग के नज़रिए में ये 1 लाख की होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट में दिखाते हैं। तो सर फिर हमें ये करना क्यों है? आप सपोज़ करिए 2023 में अब इस मशीन को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अब आप बता दोगे कि क्या ये 2023 में भी 1 लाख की होगी? नहीं जी, अब तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये सेल करने जा रहे हैं। अब सेल करने जा रहे हैं तो आपको ये भी पता लगाना है कि ये प्रॉफिट पे सेल हुआ है या लॉस पे सेल हुआ है। मान के चलिए ये 2023 में इसे 40,000 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा इंसान जिसको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि सर प्रॉफिट बताइए क्या होगा। वो क्या करेगा? 1 लाख की चीज़ है, उसे 40,000 में सेल कर दिया तो लगभग कहीं ना कहीं मुझे 60,000 का प्रॉफिट हो गया। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आप गलत हो, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जो मशीन 2018 में ख़रीदी थी 2023 में उसकी जो वैल्यू है वो अलग होगी। तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए जिसको हम नाम देते हैं बुक वैल्यू, बुक वैल्यू BV यानी बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू निकालने के लिए हमें कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन की हेल्प लेनी पड़ती है। अब सपोज़ करिए मैं डेप्रिसिएशन की हेल्प से डेप्रिसिएशन लगा दिया गया, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन से क्या होता है? मशीन की वैल्यू हर साल हमें कम करते जाना है, ठीक है। यानी हम ये मान के चलते हैं कि हर साल मशीन में इतने % की गिरावट आती है। तो अगर मैं बात करूं कि 10% की गिरावट जो है आएगी 10% पर एनम हर साल गिरावट आएगी, तो इसका मतलब मैंने 18 में ख़रीदा था 23 में बेच रहा हूँ तो 5 साल के बाद बेच रहा हूँ, ठीक है। तो 5 साल के बाद 10% का मतलब ही है कि भाई साहब नॉर्मली 50,000। अगर 50,000 की कमी आई है 1 लाख में से, तो आज के डेट में यानी 2023 में उसकी जो बुक वैल्यू है वो नॉर्मली 50,000 होगी, और इस 50,000 को उसने 40,000 में बेच दिया, तो मैं कह सकता हूँ एग्जैक्ट उसका 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, 60 का नहीं। तो डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं ये अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई कि हमें एग्जैक्ट बुक वैल्यू निकालनी होती है, क्योंकि हम हमेशा जो भी फिक्स एसेट है उसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हैं। तो उसी चीज़ को ठीक करने के लिए हम डेप्रिसिएशन की हेल्प लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया डेप्रिसिएशन का। अब तीसरा सवाल आपका हो जाता है हाउ, कैसे। तो इस मेथड को सपोज करिए इस मेथड को हम 2 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। तो पहले मेथड को हम नाम देंगे SLM मेथड, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। इसको ठीक है ना फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो दूसरा जो मेथड है वो है WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो इन दोनों मेथड की हेल्प से हम डेप्रिसिएशन लगा के बुक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करना, ठीक है। तो हम जो है स्ट्रेट लाइन मेथड से ही शुरुआत करेंगे SLM। इसका मतलब ये क्या कहता है, ये इस मेथड के अकॉर्डिंग इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 1 अप्रैल को 2018 को जो आपने मशीन ख़रीदी थी
1,00,000 रुपए की, आपको हर साल 10% पर एनम लगाना है, वो भी हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे, ठीक है, जिस कॉस्ट पे हमने ये जो है ख़रीदा था। इसका मतलब ये, मतलब मैं मान के ऐसे चलूँ कि अगर मुझे, देखो याद रखना, डेप्रिसिएशन, एक चीज़ और, डेप्रिसिएशन हमेशा साल के एंड में लगाया जाता है, चाहे वो 31 दिसंबर हो या 31 मार्च हो। अगर मैंने 1 जुलाई को मशीन खरीदी है तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 जुलाई से लेके 30 जून पूरे साल करने, नहीं। अगर 1 जुलाई को खरीदी है तो क्लोजिंग भी 31 मार्च को ही होगा। तो अगर 1 जुलाई से 31 मार्च काउंट करें तो 9 मंथ हो जाता है, तो डेप्रिसिएशन भी 9 मंथ का लगेगा, ठीक है। तो मतलब अगर मैं जनवरी में मशीन खरीदता तो जनवरी से मार्च 3 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, क्योंकि मार्च एज अ क्लोजिंग डेट, और क्लोजिंग डेट पे ही हमें जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इस बात को भी अपने ध्यान में रखना है। तो जैसे मैंने 1 अप्रैल 2018 को 1,00,000 की मशीन खरीदी है, तो इसका जो क्लोजिंग डेट है वो क्या होगा, तो क्लोजिंग डेट अभी मैंने बताया 31 मार्च, और साल बदल जाएगा जो कि हो जाएगा 2019, ठीक है। 1 साल हो जाएंगे पूरे, नहीं है तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च गिन लो, 12 महीने हो जाते हैं। तो डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है, डेप्रिसिएशन आपने लगाना होता है 1,00,000 का 10%, तो ये 1,00,000 का 10% हो गया जी 10,000। तो आपकी मशीन जो 90,000 की बची है वो कब की बची है, वो बची है 1 अप्रैल 2019 को, यानी 1 साल बाद आपकी मशीन की वैल्यू 90,000 हो जाएगी, ठीक है। वही अगर ये मशीन जुलाई में ख़रीदा होता तो जुलाई से लेके मार्च तक का 9 मंथ का लगाते, तो यहाँ पर हम कर देते 9/12, बट ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, इसीलिए हम इसको, इस वाले एरिया को मिटा देते हैं, ठीक है। जिस डेट के अकॉर्डिंग होगी उसी हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका नॉर्मली तरीका क्लियर है। अगर मुझे इससे अगले साल का बताना हो कि 2020 का डेप्रिसिएशन क्या होगा, तो पहले साल को ख़त्म करेंगे, तो इसका एंडिंग जो डेट होगा वो होगा 31 मार्च 2020। तो डेप्रिसिएशन सेम हमेशा उसी कॉस्ट पे लगेगा जिससे आपने ख़रीदा है, तो 1,00,000 का 10%, सेम अमाउंट 10,000। तो ये कंफर्म हो गया है कि हर साल आपको 10,000 ही लगाना है, ठीक है। यानी कि अगले 2021 में बोलूँ कितना लगेगा, 10,000 लगेगा, तो मशीन की वैल्यू हो जाएगी 70। फिर 2022 में अगर डेप्रिसिएशन लगता है 10,000 तो मशीन की वैल्यू हो जाएगी 60,000। और एक टाइम बाद ऐसा आएगा जहाँ पे मशीन की वैल्यू 0 हो जाएगी आफ्टर 10 ईयर। भाई देख लो, 10 ईयर के बाद डेप्रिसिएशन, मशीन की वैल्यू 0, जिसको हम एज अ स्क्रैप वैल्यू बेच देते हैं, यानी कबाड़ के भाव, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू बेच देना। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर मैं इसके आगे बात करूं कि डेप्रिसिएशन निकालने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि रेट गिवन होना चाहिए, रेट इज़ गिवन, तभी आप निकाल सकते हो। जब आपको रेट ही नहीं पता होगा कि कितने % की गिरावट करनी है, 10% की करनी है या 15% की करनी है या 20% की करनी है, यानी क्वेश्चन में रेट दिया होगा, ठीक है, लेकिन क्या हो कि रेट ना गिवन हो, यानी इफ़ रेट इज़ नॉट गिवन, ठीक है। अगर रेट नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो उस केस में हम ना फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यानी उस केस में हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और ये सिर्फ SLM मेथड में ही हमें करना है, क्योंकि यही हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर ग्रेजुएशन का कर रहे हो या आप 11th में पढ़ रहे हो। तो अगर इसका डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालना है तो आपने क्या करना है, कॉस्ट लेना है, कॉस्ट में से माइनस करना है स्क्रैप वैल्यू, यानी वो वैल्यू जो कबाड़े के भाव, और ये भी क्वेश्चन में गिवन हुआ है, ये भी गिवन होगा
स्क्रैप वैल्यू भी गिवन होगा और डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ये भी दिया होगा, एस्टिमेटेड लाइफ। तो जब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तब आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और ये कब लगाना है, जब क्वेश्चन में ये रेट गिवन ना हो, ठीक है। उसके बाद जैसे एग्जांपल मान के चलिए कि एक कॉस्ट है, मशीन की कॉस्ट आपकी 21,000 है और स्क्रैप वैल्यू 1000 है और इसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है, एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है, यानी ये मशीन 10 साल तक वर्क में आएगी, यानी काम में लाएंगे। तो बताओ इसकी डेप्रिसिएशन क्या हुआ। देखो क्वेश्चन में कहीं मैंने रेट नहीं दिया, लेकिन फिर भी डेप्रिसिएशन निकालना है तो ये एक नंबर में आपसे पूछ सकता है। तो उस केस में हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, यानी डेप इक्वल्स टू हो जाएगा, कॉस्ट कितनी है 21,000, स्क्रैप कितना है 1000, एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है 10, तो 21 में से एक गया 20, 20 डिवाइड बाय 10 2000, यानी आपका जो डेप्रिसिएशन आ गया वो 2000 आ गया। तो क्लियर है ये आपको, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं। और अगर डेप्रिसिएशन रेट निकालना है तो जो आपकी वैल्यू निकल कर आई है ना, डेप्रिसिएशन वैल्यू ऊपर रखें, कॉस्ट नीचे, इनटू में 100, यानी जो अभी हमने 2000 रुपये निकाला है वो ऊपर, 21,000 नीचे, इनटू में 100। तो ये आपका रेट निकल कर आ जाए, क्योंकि परसेंटेज रेट निकालने के लिए परसेंटेज की नीड होती है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो आई होप आपको ये नॉर्मल बेसिक चीज़ें समझ में आई होगी। अब जो दिक्कत आती है वो आती है अकाउंट बनाने में, ठीक है। लेवल में बढ़ाऊँगा लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ाऊँगा, एकदम से अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी, इसीलिए लेवल को थोड़ा सा अपने को बढ़ाना है। तो पहले बेसिक तो समझना ज़रूरी है ना, बिना बेसिक के आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन से इसको सॉल्व करते हैं कि सपोज़ मान के चलिए कि मैंने एक अक्टूबर लिख देता हूँ, ठीक है ना। चलिए 1 अक्टूबर 2020 को मैंने एक मशीन खरीदी जिसकी कीमत 95,000 थी, ठीक है। लेकिन मैंने 5,000 जो पे किया वो इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ठीक है। हाँ, इंस्टॉलेशन जो चार्जेस मैंने पे किया वो पे किया 5,000 रुपये, यानी 5,000 मैंने इंस्टॉलेशन चार्ज के पे किए। और क्वेश्चन में लिखा है जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो आपने 5% लगाना है, वो भी SLM मेथड, एवरी ईयर 31 मार्च। क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। फिर आपसे आगे पूछ रहा है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, यानी आपने मशीनरी अकाउंट बनाना है फॉर 3 ईयर। क्वेश्चन में 3 ईयर बोले, 4 ईयर बोले, ठीक है ना, जितने साल का बोले उतने साल का बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक प्रॉपर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मेट का पता होना चाहिए, तो पहले फॉर्मेट लिख लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट है आपका जिसमें आप पहले कॉलम में डेट, दूसरे कॉलम में पर्टिकुलर, तीसरे कॉलम में अमाउंट, फिर अगेन डेट, देन पर्टिकुलर एंड अमाउंट, और ये आपका हो जाएगा आपका क्रेडिट साइड और ये हो जाएगा आपका डेबिट साइड, ठीक है। क्रेडिट एंड डेबिट। तो डेबिट साइड जैसा कि DR है, मिटा देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ने डेबिट लिखा है या क्रेडिट लिखा है, छोटी छोटी चीज़ें क्रेडिट लिख दिया, ठीक है। जब आप मशीन खरीदोगे, जिस डेट पे आपने मशीन खरीदी, कितने साल पे गए 2020 और अक्टूबर 1, यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। याद रखना जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं तो टू बैंक अकाउंट, और अगर हमारे पास पुराना बैलेंस पड़ा होता है तो उसको बोलते हैं टू बैलेंस BD। बट हमने तो ख़रीदा है ना, तो ख़रीदा है तो हमने कितने का ख़रीदा है, 95,000 तो उसकी कॉस्ट थी और 5,000 रुपये उस पर इंस्टॉलेशन चार्जेस हुआ, यानी टोटल मिला के वो मशीन की कीमत हो गई 1 लाख रुपये, ठीक है।
तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। और कुछ हुआ है भाई इस साल, और कोई मशीन खरीदी है? नहीं सर, आपने और कोई मशीन तो खरीदी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, साल का एंड ख़त्म करेंगे। तो साल का एंड ख़त्म होगा 2021 31 मार्च। जैसा कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 6 महीना होता है, तो जो डेप्रीशिएशन लगेगा वो 6 महीने का लगेगा, क्योंकि ख़रीदा ही अक्टूबर में। तो अगर आप काउंट करोगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इसका मतलब ये जो 1 लाख का अमाउंट है, इस पे 5% आपने लगाना है, और वो भी 6 महीने का लगाना है। वैसे 5% होता है 5,000, लेकिन 6 महीने का लगाया है, इसलिए हो जाएगा 2,500। ठीक है, इसका हाफ कर दो, काम ख़त्म। तो ये आपका 1 साल कंप्लीट। ऐसे ही आपने 3 साल के कंप्लीट करने हैं। तो मैं आपको तो 2 साल कंप्लीट कर देता हूँ, 1 साल आप कंप्लीट कर लो, या चलो मैं देखता हूँ वो भी कर देता हूँ। तो ये 1 लाख। अब अकाउंट को क्लोज़ करने जा रहे हैं। अकाउंट क्लोज़ करने का रूल आपको पता ही है कि आपको अकाउंट क्लोज़ कैसे करना है। अब अकाउंट क्लोज़ करने के लिए देखिए किधर का ज़्यादा है। ओबियसली 1 लाख ज़्यादा है, तो ये इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे 1 लाख। ये नहीं कि इधर का 2500 टेप देंगे, नहीं। तो जो 31 मार्च को जो क्लोजिंग बैलेंस बचा डेप्रिसिएशन के बाद, जिसको बोलेंगे बैलेंस सीडी, तो वो कितना बचा, 2500 माइनस कर दो। तो 2500 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 97, हाँ माइनस करेंगे ना 2500, हाँ 500, ठीक है, 97,500 ये आपका बचा। तो ये जो CD है ये अगले साल का क्या बन जाएगा, BD। यानी ये मार्च 31 मार्च हो गया, उसको अगर हम आगे काउंट करेंगे तो 2021 मार्च के बाद अगला महीना कौन सा आता है, अप्रैल 1। इसको क्या नाम देंगे, जो बैलेंस CD होता है ना वो बन जाता है बैलेंस बिल। यानी यही वाला अमाउंट आपने इस तरफ लिख देना है, इधर लिख देना है, जो कि आपका कितना बन रहा है, 97,500। और इस साल क्या करना है, फिर और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अकाउंट क्लोज करके डेप्रिसिएशन लगाना है। तो पहले तो डेप्रिसिएशन की डेट क्या होगी, 21 हो गया है, तो नेक्स्ट आपका 2022 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या 6 महीने का लगेगा, नहीं जी, कैसे लगेगा। यहाँ अक्टूबर लिखा था तो यहाँ मार्च लिखा था, तो अक्टूबर से लेके मार्च 6 महीने हो गए। यहाँ अप्रैल लिखा है और यहाँ मार्च लिखा है, तो पूरे साल का होगा। इसका मतलब 1 लाख का 5%। और जैसा कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, हमेशा उसी वैल्यू पे लगेगा जिस वैल्यू पे हमने खरीदा था। इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। SLM की यही खासियत होती है कि हमेशा उसी वैल्यू पे लगता है जो वैल्यू पे हमने सामान को ख़रीदा है, चाहे कोई से भी साल में आप लगा लो, हमेशा इसीलिए सेम होता है। तो इसका जो 5% डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा आपका 5,000। तो अकाउंट को अगर हम जब क्लोज़ करेंगे तो ये 97,500 यहाँ आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा अपनी फ़ोटो को थोड़ा छोटा करते हुए, उसके बाद हाँ 97,500, इसमें से 5,000 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 92,500। यानी कि ऐसे ही आपने अगले साल में भी सेम डेप्रिसिएशन लगाना है। 1 लाख का 5%, तो 5,000 माइनस कर देंगे तो आपका जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा व्हाट, 87,500, ठीक है ना। तो 3 साल का बोला था, तो तीसरे साल भी आप डेप्रिसिएशन पहले बैलेंस CD को BD में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना, और फिर हम उसके बाद हम इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो हमने जो भी पढ़ा है उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं ताकि थोड़ा दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें थी जिन्हें मैंने आपको बताया। तो शुरू से अगर हमने पढ़ा तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, और वो भी कौन सा एक्सपेंस, नॉन कैश चार्जेस, ठीक है, जो कि फिक्स एसेट पे लगता है, जो कि मशीनरी, फर्नीचर, कार एंड दिस, और ये सारे टेंजिबल एसेट से रिलेटेड होते हैं। फिर दूसरा हमने ये पढ़ा कि हम ये लगाते क्यों हैं, क्यों हमें इसे लगाना पड़ा, ठीक है ना।
ताकि हम बुक वैल्यू निकाल सकें नॉर्मली तरीके से। और कितने मेथड होते हैं जिससे हम इसे कर सकते हैं, तो स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड था जिससे हम इस चीज़ को कर सकते हैं। फिर हमने नेक्स्ट इस तरीके से पढ़ा कि किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है प्रॉपर। और फिर हमने एक क्वेश्चन से समझा कि अगर क्वेश्चन में रेट ना दिया हो तो हम किस तरीके से डेप्रिसिएशन निकालेंगे बिना रेट के। और फिर हमने एक क्वेश्चंस किए और डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकाल कर बैठे। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होगा। अगर नहीं समझ में आता मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, अभी तो ये शुरुआत है बेसिक की, और जैसे जैसे आपका बेसिक कंप्लीट होगा तभी हम आगे भी पॉइंट्स पे बढ़ते जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, ताकि आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनके लिए भी बेनिफिट हो। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, ताकि आप और अच्छा बेटर परफॉर्म कर सकें और नए मेथड के साथ करेंगे। ठीक है, थैंक यू।